Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is amenorrhea. So firstly we discuss what is amenorrhea definition. तो एमिनोरिया क्या होता है कि एमिनोरिया इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ये डिजीज नहीं होता बल्कि डिजीज का एक सिम्टम होता है। बहुत सारे डिजीज में एमिनोरिया के सिम्टम आते हैं, इसीलिए इसे बोला गया है दिस इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एमिनोरिया लिटरली मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, एमिनोरिया लिटरली मीन्स अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसमें मेंसेस एब्सेंस हो जाते हैं। इट इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। ये एक सिम्टम होता है, डिजीज नहीं होता। ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ द पैथोलॉजिकल एमिनोरिया इज अबाउट 3 to 4%। एमिनोरिया 3 to 4% ही देखने को मिलता है। ओके, पैथोलॉजिकल एमिनोरिया नॉट और नॉर्मल। ओके, पैथोलॉजिकल एमिनोरिया 3 to 4%। देयर आर एटलीस्ट 3 बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ऑनसेट। देखिए अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो नॉर्मल मेंसेस होता है उसको ऑनसेट होने के लिए और कंटिन्यू होने के लिए एक लेडी में यहाँ मेनली 5 बेसिक फैक्टर्स होने चाहिए। एक लेडी में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के लिए 5 बेसिक फैक्टर्स होने चाहिए। वो 5 बेसिक फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न। पहला तो उस फीमेल में नॉर्मल फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न होना चाहिए, जैसे फीमेल क्रोमोसोमल पैटर्न, नॉट मेल। ओके, एक्स वाई नहीं, एक्स एक्स एंड 46 क्रोमोसोम्स। सेकेंड वन क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटेड हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अब देखिए क्या होता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट्स होता है हार्मोन्स का। हाइपो जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ, देखिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होगा, गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन जो कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, अब पिट्यूटरी से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कहाँ पे? देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, हाइपोथैलेमो। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी पे गया, पिट्यूटरी से रिलीज होके कहाँ जाएगा? ओवेरियन। देखिए गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी पाएगा, तो पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज होगा? गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटिंग जो जो हार्मोन होगा वही ACTH हो गया। ठीक है, FSH-LH एंड सेकेंड वन TSH। अब देखिए ACTH क्या कंट्रोल करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। हमें यहाँ पे फाइनली सेक्स स्टेरॉइड्स में आना है। ओके, तो पहला ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट्स होगा तो पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होगा, जो कि कहाँ जाएगा? हमारा देखिए ओवरी पे आएगा, तो ओवरी से स्टिमुलेट करेगा तो क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजेंस रिलीज होता है। ओके, एंड TSH जाएगा थायराइड पे एक्ट करेगा, थायराइड T3 T4। देखिए थायराइड ग्लैंड भी फीमेल्स में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सेकंड हो गया हमारा। थर्ड क्या होगा? एनाटॉमिकल प्रेजेंसेस एंड पेटेंसी ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक। अब देखिए क्या होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्स के, वहाँ के आउटफ्लो जो होते हैं ना, वो नॉर्मल होने चाहिए। ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिप्टोमेनेरिया, जिसमें क्या होता है ब्लीडिंग तो होता है बट ऑब्स्ट्रक्शंस के वजह से ब्लड बाहर नहीं आ पाता। ओके, जिसकी वजह से एमेनोरिया के सिम्टम आ जाते हैं। एंड फोर्थ वन क्या होता है? रिस्पॉन्सिव इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम्स होते हैं, वॉल होते हैं यूटेरस के, वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। ओके, हार्मोन्स का रिस्पॉन्स करेगा तभी तो उसमें शेडिंग होगा, प्रोलिफरेटिव होगा ब्लड वेसल्स का, तो फाइनली ब्लीडिंग अकर होगा। ओके, एंड फिफ्थ वन इज एक्टिव सपोर्ट ऑफ द थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड का एक्टिव सपोर्ट होना चाहिए। तो ये 5 चीज अगर किसी एक फीमेल्स में है तो उसका वो एमेनोरिया के कंडीशन में कभी नहीं जाएगी, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता रहेगा। देखिए हम लोग टाइप देख लेते हैं एमेनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारा एमेनोरिया के देखिए क्लिनिकल टाइप में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स का होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। एमेनोरिया 2 तरह से हो सकते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल या तो पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल किस किस कंडीशन में होता है तो आ जाए उसमें। फिजियोलॉजिकल को अगेन डिवाइड किया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में बिफोर प्यूबर्टी। अब देखिए बिफोर प्यूबर्टी मेंसेस तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर प्यूबर्टी क्यों होता है। ओके, एंड सेकेंडरी जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी एमेनोरिया का सिम्टम रहता है। ओके,
ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के टाइम भी एमिनोरिया होता है, मेंस्ट्रुएशन मेंसेस नहीं आते। एंड फॉलोइंग मेनोपॉज, और मेनोपॉज में तो एमिनोरिया डेफिनेटली एमिनोरिया होता है। ओके, ये था फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कि डिजीज कंडीशन। तो पैथोलॉजिकल में भी वही कंसीलेट एंड रियल। कंसीलेट में जनरली क्रिप्टोमेनोरिया आता है। ओके, तो क्रिप्टोमेनोरिया वही होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन के ब्लीडिंग तो होगा बट जो जेनाइटल ट्रैक्स है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आता है। ओके, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। क्रिप्टोमेनोरिया हो गया। एंड एक होता है रियल यानी कि ट्रू। क्रिप्टोमेनोरिया मतलब फॉल्स एमिनोरिया। रियल में एमिनोरिया यहाँ नहीं होता है, फॉल्स होता है। ब्लीडिंग तो होता है बट जैसे आप ऐसा समझ लो कि यूटेरस से ब्लीडिंग हुआ। ओके, क्रिप्टोमेनोरिया में क्या होता है, यूटेरस से ब्लीडिंग हुआ बट हाइमेन, अगर उसका हाइमेन रप्चर नहीं है या फिर परफोरेटेड हाइमन नहीं है तो ब्लड हाइमन के उधर ही रह गया, या फिर कोई ट्यूमर्स हो गया है या फिर कुछ और भी ओपनिंग्स पे। ओके, तो ब्लीडिंग तो हो रहा है बट वो क्या बाहर नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ वो एमिनोरिया कंडीशन में चला गया। और दूसरा होता है रियल। तो यही क्रिप्टोमेनोरिया भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कंजेनाइटल, एक एक्वायर्ड होता है। एक तो कंजेनाइटल होता है जन्मजात होता है, एक होता है एक्वायर्ड होता है। अब रियल में आ जाए ट्रू में, तो ट्रू में भी 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी आगे हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइप्स। तब टाइप में आ जाइए, तो अभी टाइप में था ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बिफोर प्यूबर्टी। देखिए फिजियोलॉजिकल, बिफोर प्यूबर्टी एमिनोरिया क्यों होता है बिफोर प्यूबर्टी, उसका रीजन देख लेते हैं। पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन, जिसको जीएन बोलते हैं, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन और नॉट एडिक्वेट इनफ टू स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल्स। अब देखिए क्या होता है, जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन होता है ना वो उतने सफिशियंट मात्रा में नहीं होता जो कि जाके ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सके फॉर इफेंसिव स्टोआइडोजिनोसिस के लिए, स्टोआइडोजिनेसिस के लिए, जिसके देखिए जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी से सफिशिएंट मात्रा में रिलीज नहीं होता जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करता। ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल नहीं इंक्रीज करेगा, नॉर्मल से एबव रहना चाहिए। स्टिमुलेट, देखिए ईस्ट्रोजन लेवल आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू कॉजेज द ब्लीडिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। अब देखिए गोनाडोट्रोपिन नहीं है तो ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये हो गया बिफोर प्यूबर्टी के काजेस। ओके, सेकेंड हम लोग देख लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी एमिनोरिया होता है, तो इसमें क्या रीजंस होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन सिक्रेटेड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, फिर ओवुलेशन के टाइम जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है फिर वो कन्वर्ट होके कॉर्पस ल्यूटियम फिर ट्रोपोब्लास्ट इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, ठीक है। और क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन्स का भी लेवल हाई होता है, सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये लेवल इंक्रीज कर जाते हैं, ईस्ट्रोजन एंड क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि क्या करता है सप्रेस करता है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन। अब देखिए क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन और ईस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में ब्लड में हाई होता है तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को सप्रेस कर देगा। अब पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन एक बार सप्रेस हो गया तो नो मैचुरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसके वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन। अब ओवेरियन फॉलिकल्स कब मैचुरेशन होगा, एफएसएच एलएस, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन अगर एक बार सप्रेस हो गया तो एफएसएच एलएस सिक्रेट नहीं होगा, एफएसएच एलएस सिक्रेट नहीं होगा जिसके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल्स या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन नहीं होगा। ओवेरियन फॉलिकल्स मैचुरेशन नहीं होगा तो फिर मैचुरेशन नहीं होगा तो फिर मेंसेस नहीं आएंगे, ब्लीडिंग नहीं होगा, जो कि जिसकी वजह से एमिनोरिया की कंडीशन में बस यही समझना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन और क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल हाई होता है जिसकी वजह से पेशेंट बोल रहे हैं जिसकी वजह से लेडी एमिनोरिया के कंडीशन में चली जाती है। ओके, ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या होता है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अब देखिए लैक्टेशन के टाइम प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है क्योंकि
मिल्क फॉर्मेशन कराना है तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहना पड़ रहा है। प्रोलैक्टिन के लेवल के वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। तो वो देखिए, प्रोलैक्टिन का नेचर क्या होता है, वो ईस्ट्रोजन को इनहिबिट करता है। यानी कि किसको इनहिबिट करता है, देखिए, इनहिबिट ओवेरियन रिस्पॉन्स टू द फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। अब देखिए, प्रोलैक्टिन का क्या नेचर होता है, वो डायरेक्टली एफएसएच को इनहिबिट करेगा। एफएसएच को इनहिबिट करेगा तो फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगा। ग्रेफियन फॉलिकल्स जो छोड़िए, फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होगा, मेचुरेशन नहीं होगा, जिसके वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से नो मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, जो पेशेंट एमेनोरिया में चला जाता है। इफ द पेशेंट, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इफ द पेशेंट, ओके, इफ द पेशेंट डू नॉट ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी, अगर कोई लेडी है आफ्टर डिलीवरी, अगर वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है, तो द मेंस्ट्रुएशन टर्म्स बाय 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी इन द अबाउट 40%। देखिए, अगर कोई लेडी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है आफ्टर डिलीवरी, तो उस लेडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो आना स्टार्ट हो जाएगा, वो 6 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगा आना। एंड बाय 12 वीक इन द 80%, 40% लेडीज में ऐसा होता है कि 6 वीक पे आ जाता है, एंड 80% लेडीज में 12 वीक पे आता है। ओके, अब जो लेडी, इफ द पेशेंट ब्रेस्ट फीड हर बेबी, अगर कोई लेडी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो मेंस्ट्रुएशन में भी सप्रेसेस इन अबाउट 70% अंटिल द बेबी स्टार्ट। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई लेडी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसमें तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। 70% लेडीज में तब तक मेंसेज नहीं आते हैं जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टॉप नहीं कर देती। ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहेगा। प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहेगा तो एफएसएच डिक्रीज होगा। एफएसएच डिक्रीज होगा तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन है तो मेंसेज आने से नहीं आएंगे। ओके, ब्लीडिंग नहीं होगी, मैसेज नहीं, ब्लीडिंग नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं फॉलोइंग मीनोपॉज। मीनोपॉज में क्या होता है, मीनोपॉज में ये हम सब जानते हैं कि फॉलिकल्स नहीं होते, सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए जाते हैं। नो मोर रिस्पॉन्सिव फॉलिकल्स आर अवेलेबल इन द ओवेरीज फॉर द गोनाडोट्रोपिन टू एक्ट। अब देखिए, फॉलिकल्स है ही नहीं तो गोनाडोट्रोपिन एक्ट कहाँ करेगा। ठीक, एज ए रिजल्ट, जिसके वजह से देयर इज ए सीजेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन आके, फॉलिकल्स है ही नहीं तो एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन सीज कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट्स एमिनोरिया में चला जाता है, पेशेंट एमिनोरिया में चला जाता है। ओके, अब देखो ये था फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग पहला हो जाएगा क्रिप्टोमेनेरिया। अब देखिए क्रिप्टोमेनेरिया क्या होता है ना, ये एक प्रकार का फॉल्स एमिनोरिया है। ओके, अभी देखते हैं फॉल्स एमिनोरिया कैसे बोलेंगे। यहाँ ब्लीडिंग होता है बट वो ब्लड बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ वो एमिनोरिया कंडीशन में चला गया। तो इन क्रिप्टोमेनिया देयर इज अ पेरियोडिक सीडिंग। देखिए यहाँ पेरियोडिक सीडिंग होता है ऑफ द इंडोमेट्रियम का पेरियोडिक सीडिंग होता है एंड ब्लीडिंग भी होता है, बट द मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल टू कम आउट। लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो बाहर आने में फेल हो जाता है फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक से बाहर आने में फेल हो जाता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज। कहीं ना कहीं उसके पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, जिसके वजह से वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, जिससे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो एमिनोरिया कंडीशन। इसीलिए इसे बोला गया है फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स एमिनोरिया। कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसके दो ही कॉजेज हो सकते हैं, एक तो कंजेनाइटल, एक एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल कॉज में क्या होता है, कंजेनाइटल में देख लेते हैं इम्परफोरेटेड हाइमेन। देखिए हाइमेन मोस्ट कॉमन कॉज होता है इम्परफोरेटेड हाइमेन। बहुत सारे लेडीज के जो हाइमेन्स के लेयर होते हैं ना बहुत ही थिक होते हैं। ओके, जो इसमें परफोरेशन नहीं होता, जिसके वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बिहाइंड द हाइलम ही जाके स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो ब्लड बाहर नहीं आता, जिससे पेशेंट को फील होता है कि वो एमनोरिया की कंडीशन में है। ओके, सेकंड क्या है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम।
वेजाइनल सेप्टम में ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एट्रेसिया ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स। अब देखिए वेजाइना और सर्विक्स का एट्रेसिया हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आ सकता। तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज है। अब देखिए मॉर्बिड पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेनाइटल एटियोलॉजिकल हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर नंबर 4 में। ये तो आगे बढ़ने का होगा। अब ये था क्या था, कंजेनाइटल था। अभी एक्वायर्ड में देखते हैं। एक्वायर्ड मतलब बाद में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं बॉडी में जिसके वजह से ब्लीडिंग जो पैसेज है, जेनेटल पैसेज, वो ब्लॉक हो गया है। तो देखिए कहा स्टेनोसिस ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का स्टोनेसिस हो गया, थिक हो गया, हार्ड हो गया। ओके, फॉलोइंग एम्पुटेशन डीप क्यूटिराइजेशन एंड कोनाइजेशन। ओके, मतलब स्टेनोसिस हो गया है सर्विक्स का, एम्पुटेशन हो गया, फॉलोइंग एम्पुटेशन। ओके, जिसके वजह से ब्लड बाहर नहीं आ सकता, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। सेकेंडरी वेजाइनल एट्रेसिया फॉलोइंग नेग्लेक्टेड एंड डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी। ओके, ये देखिए ये जो कंडीशन है ना सेकेंडरी वेजाइनल एट्रेसिया, ये जनरली डिलीवरी की वजह से ही होता है। तो ये था हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, वही बात है, क्रिप्टोमेनेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए ओके फ्रेंड, तो हमने क्या क्या देखा अभी। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्राइमरी सेकेंडरी एमेनोरिया देख लिए, एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्रिप्टोमेनोरिया में कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड कॉज देती है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रियल एमेनोरिया, जो ट्रू एमेनोरिया है उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉज है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।